शादी के बाद मैं दुबई चला गया तो मेरी पत्नी कहती, मुझे भी ले जाओ या फिर ससुर जी को बोलो जानवरों के बारे में सोया करें, क्योंकि लोग तरह तरह की मेरे और उनके बारे में बातें करते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने पिताजी को फ़ोन पर कहा कि आज के बाद घर मत जाना, और इसके बाद पिताजी से कोई संपर्क न किया। 5 साल बाद मैं अचानक दुबई से लौटा तो मेरे घर में ससुराल वाले मौज मस्ती कर रहे थे। तो मैंने पत्नी से पूछा कि ये सब क्या है, तो वो बोली मेरे वेलकम के लिए आए हैं, जबकि मैं बिना बताए आया था। अगली सुबह मैं डेरे पर गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पिताजी तो ऐसा करता हूँ, सुप्रिया को बताए बगैर घर चला जाता हूँ, सरप्राइज़ मिलेगा तो खुश हो जाएगी। और पिताजी भी कितने खुश हो जाएंगे। मैं ख़यालों ही ख़यालों में खुद से बातें कर रहा था और इंडिया जाने का सोचकर बहुत खुश हो रहा था। पूरे 5 साल हो गए थे मुझे दुबई आए हुए। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही मैं दुबई आ गया था और अब तक वापस नहीं जा पाया था। अपनी पत्नी को बहुत याद करता था। मुझे अभी भी याद था कि जब मैं दुबई आया था तो मेरी पत्नी कितना रो रही थी। उसका कहना था कि अभी तो मेरी शादी के भी अरमान पूरे नहीं हुए और तुम जा रहे हो। तब मैंने उसे गले लगाकर तसल्ली दी थी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मगर यहाँ पर आने के बाद हालात और मजबूरियों ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं इंडिया जा ही नहीं पाया था और पूरे 5 साल बीत गए थे। जब भी मैं घर पर फ़ोन करता तो पत्नी की रोती सिसकती हुई आवाज़ सुनाई देती थी। वो मेरी जुदाई में हर समय तड़पती रहती और मुझे वापस आने के लिए कहती, मगर मैं हर बार उसे अगली बार आने का वादा देकर तसल्ली दे देता था। आखिरकार मेरी मजबूरियां ख़त्म हो गईं और मैं घर वापस जाने के लिए तैयार था। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को बताने की गलती नहीं की। एक तो वो हमेशा की तरह विश्वास ना करती, उसे लगता कि मैं फिर बहला रहा हूँ। दूसरा, मैं अचानक घर पहुँच उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहता था जो मुझे देखते ही बदल जाते। वो खुशी के मारे खिल उठती और यही पल मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल बन जाता। घर वालों के लिए मैंने दिल खोलकर शॉपिंग की, अपनी पत्नी के लिए तरह तरह की चीज़ें खरीदी, पिताजी के लिए भी काफ़ी गिफ्ट्स लिए। आखिरकार मैं घर के लिए रवाना हो गया। मेरा कोई बच्चा तो अभी था नहीं जिसके लिए शॉपिंग करता, मगर मैंने सोच लिया था कि अब की बार जब वापस आऊँगा तो काफ़ी समय बाद जाऊँगा। तब तक हमारा बच्चा हो जाएगा और मैं उसके लिए भी ढेरों चीज़ें लेकर आया करूँगा। मेरे सारे दोस्त अपनी पत्नियों और बच्चों के लिए शॉपिंग करते थे, जबकि मैं सिर्फ अपनी पत्नी और पिताजी के लिए कर रहा था। समय जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि घड़ियाँ रुक गई हैं, मगर आखिरकार समय गुजरा और वो दिन आ पहुँचा जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी। मैंने सारा सामान पैक किया और सुबह सवेरे एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। फ्लाइट में अभी 2 घंटे बाकी थे, मगर मैं पहले ही पहुंच गया था। मेरे दोस्त जो मुझे सी ऑफ करने आए थे मेरे बेताबी पर हंस रहे थे और वेटिंग रूम में बैठे मुझे छेड़ रहे थे। आखिरकार जहाज़ ने उड़ान भरी और मैंने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखा। इंडिया पहुंचते ही दिल से भगवान का धन्यवाद किया। अपनी ज़मीन अपनी ही होती है, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे गरीबी की मार ने जीना कठिन किया हो, मगर अपने देश की मिट्टी की खुशबू ही अलग होती है। जैसे ही मैंने ज़मीन को छुआ, दिल को सुकून मिला। मैंने दुबई में अपने मालिक से साफ कह दिया था कि मैं 5-6 महीने से पहले वापस नहीं आऊँगा। 6 महीने की छुट्टी बड़ी मुश्किल से ले ली थी। मैं चाहता था कि जाने से पहले अपनी पत्नी के साथ खूबसूरत समय बिताऊं, ताकि वो यादें आने वाले दिनों में मेरे लिए सहारा बन सके जब मैं फिर दूर देश में अकेला होऊंगा। जब मैंने एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा तो दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा। मैं 5 साल बाद वापस आया था। हाथ में बैग था और दिल में हज़ारों ख्याल। हर कदम के साथ एक ही चेहरा आंखों के सामने आता जा रहा था, सुप्रिया का चेहरा, जो हर फ़ोन पर सिसकियां भरती थी, जो हर बार कहती थी कि अब तो आ जाओ, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। मैं सोच रहा था कि आज जब वो मुझे सामने देखेगी तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। मैं टैक्सी में बैठा सीधा अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते के पेड़, हवाएं, सब कुछ जैसे मुझे पहचान रहे थे। गाड़ी जैसे जैसे गांव के करीब पहुंची, मेरा दिल बेचैन होता जा रहा था। मैंने ख्यालों में सोचा कि पिताजी बाहर आंगन में चारपाई पर बैठे होंगे, हाथ में माला लिए, आंखों में चमक होगी। पत्नी शायद किचन में खड़ी होगी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। जब मैं दरवाजे के अंदर जाऊंगा तो हैरानी से बोलेगी, अरे तुम कैसे अचानक आ गए। मैं सोचों में गुम था कि गाड़ी घर के दरवाजे पर रुक गई। दरवाजे के अंदर से हंसी की आवाज़ें, बातों की गूंज और बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। मेरे कदम जैसे रुक गए। मैं कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर धीरे से दरवाज़ा धकेला। अंदर का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। पूरा घर जैसे किसी मेले में बदल चुका था। आंगन में कुर्सियां बिछी थीं, बड़े बड़े पतीले रखे हुए थे। किचन से खाना बनने की सुगंध फैल रही थी और हर ओर शोर शराबा था।
कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, कोई खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। दीवारों पर रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थीं, जैसे किसी फंक्शन वाला घर हो। मेरी सालियाँ खूब तैयार होकर बैठी थीं, एक मोबाइल पर गाने चला रही थी, दूसरी सेल्फियाँ ले रही थी, तीसरी शायद किचन में खाना चेक कर रही थी। सास बरामदे में पंखा चला रही थी और किसी से कह रही थी, चावल अभी दम पर रख दो, मेहमान बहुत हैं। ससुर जी आंगन के कोने में बैठे सिगरेट के कश लगा रहे थे और हंसते हुए कह रहे थे, आज तो खूब दावत जमेगी, सुप्रिया ने तो कमाल कर दिया। मेरा दिल धक से रह गया, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो किसी को नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ, फिर ये दावत, ये भीड़, ये खुशियाँ क्यों? मैं धीरे धीरे अंदर गया, कमरे के दरवाजे से झाँका। सुप्रिया बेड पर बैठी हुई थी, खूब तैयार, लाल सूट, हाथों में चूड़ियाँ, गले में सेट, चेहरे पर चमक। वो इतनी खुश लग रही थी कि जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। उसके सामने उसकी एक सहेली बैठी थी जो हंस हंस कर कुछ कह रही थी और सुप्रिया कह रही थी, बस आज सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो मज़ा आ गया ज़िंदगी में। मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। ये वही सुप्रिया थी जो फ़ोन पर रोती थी, जो कहती थी कि तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहती। आज वो हंस रही थी, खुश थी, संतुष्ट थी। मैं खामोशी से खड़ा रहा। कमरे के अंदर से अचानक किसी ने कहा, दीदी खाना लग गया है, सब खाने की टेबल पर आ जाएं। सुप्रिया ने खुशी से कहा, चलो सब चलते हैं, आज बहुत दिन बाद घर में रौनक आई है। मैंने उसी पल महसूस किया जैसे मेरे दिल के अंदर किसी ने छुरी चला दी हो। मैं कई पल यूं ही दरवाजे पर खड़ा रहा। आंखों के सामने पिताजी का चेहरा घूमने लगा। मेरे दिल पर बोझ सा आ गया। मैं बाहर निकला, आंगन में नजरें दौड़ाई। हर तरफ खाना लगा था, मटर पनीर, चावल, जूस, कोल्ड ड्रिंक, सब खाना बर्बाद हो रहा था। बर्तनों में सब्जी बची थी, जमीन पर रोटियां गिरी थीं। मैंने सिसकी भरकर आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ही ख्याल आया, ये वही घर है जहाँ मैंने सपने देखे थे, जहाँ सुप्रिया की मोहब्बत का विश्वास था, जहाँ पिता का साया था। मगर आज इस घर में ना वो एहसास रहा, ना आदर, ना सुकून। मैंने धीरे से कदम वापस मोड़े। किसी ने मुझे देखा नहीं, सब अपनी अपनी खुशियों में मगन थे। मैं दरवाजे से बाहर आया, एक पल को पीछे मुड़कर देखा। अंदर से हंसी की आवाज़ें अब भी आ रही थीं। मेरे होठों पर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट आई। मैंने धीरे से कहा, शायद अब मैं अजनबी बन चुका हूँ अपने ही घर में। मैंने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा मेरे साले ने खोला, मगर मुझे देखते ही उसका रंग उड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब वो कहने लगा, जीजा जी आप बिना बताए मिलने चले आए, कब आए, कैसे आए? बौखलाहट में उल्टे सीधे सवाल पूछने लगा। तो मैंने तीखी नज़र से उसकी ओर देखा और चुपचाप घर के अंदर चला गया। मेरी पत्नी का भी मुझे देखते ही रंग उड़ गया था। उसका मेकअप से सजा हुआ चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। मैंने कहा, घर में ये सब क्या हो रहा है? वो कहने लगी कि तुम्हारे वेलकम के लिए सब घरवाले आए हैं। मैंने हैरत से उसकी ओर देखा। मैं तो बिना बताए यहाँ आ गया था। मैंने तो अपने किसी दोस्त को भी अपने यहाँ आने की खबर नहीं दी थी। फिर ससुराल वालों को कैसे पता कि मैं आ गया हूँ? मगर उसके झूठ का पर्दा मैंने रख लिया था। उसे नहीं बताया कि मैं पहले भी एक चक्कर लगा चुका हूँ, घर का लगा चुका हूँ और इनकी बातें सुनकर जा चुका हूँ। वो सब अपनी खुशियों में इतने मगन थे कि इस बात को देखा ही नहीं कि मैं घर में घूम फिर रहा हूँ। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी चाय लेकर आ गई और फिर खाना आ गया। मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और आराम करने लगा, जबकि आंगन में अभी तक वही शोर शराबा मचा हुआ था। मेरी पत्नी भी अपने बहन भाइयों के साथ लगी हुई थी। वो जो हर समय रोकर मुझे बुलाया करती थी, अब उससे इतना ही नहीं हुआ था कि मेरे पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाती या मेरा हाल चाल ही पूछ लेती। घर में इतनी रौनक लगी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे तन्हाई महसूस हो रही थी। अचानक मुझे पिताजी की याद आई थी। पिताजी कहाँ थे? मैं जानता था कि अगली सुबह मैं उनके डेरे पर जाऊंगा। वो डेरा जहाँ मैं अपने बचपन में उनके साथ बैठा करता था, जहाँ से वो ना जाने कब से वापस नहीं आए। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की, हे भगवान, काश पिताजी मुझे माफ़ कर दें। अगली सुबह सूरज निकला तो मैं सीधा डेरे पर चला गया, मगर जैसे ही वहां पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पेड़ के नीचे उनका पुराना बिस्तर खाली था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कदमों से ज़मीन निकल गई। मैं बड़ी मुश्किल से बोला, पिताजी। पिताजी तो कहीं भी नहीं थे। मुकेश चाचा ने बताया कि पिताजी 4 महीने पहले यहाँ से जा चुके हैं। कहाँ गए हैं किसी को कुछ पता नहीं है। सुप्रिया को पता था, मगर ना उसने मुझे बताया और ना ही पिताजी को ढूंढने की कोशिश की। मेरे होठों पर बस एक ही शब्द आया, काश मैंने गुस्से में वो बात कभी ना कही होती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में बस एक ही एहसास था कि शायद ज़िंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है,
मगर माँ बाप की दुआएं, उनकी मौजूदगी कभी नहीं लौटती। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी दिन था। घर खुशी में डूबा हुआ था, मगर मेरा दिल सोग में। मैंने घर जाते ही सुप्रिया से सवाल जवाब किए थे, पिताजी कहाँ हैं? मगर उसने कंधे उचका दी और कहने लगी कि जिस दिन से आपने ससुर जी से वह बात की थी, उस दिन के बाद ससुर जी घर नहीं आए। मैं खाना वगैरह भेज दिया करती थी, मगर 4 महीने बाद पता चला कि ससुर जी घर पर नहीं है। मैं खाना तो अभी भी भेज देती हूँ, मगर उनके बारे में कभी पूछा नहीं कि वो वापस आए हैं या नहीं। उसने ईमानदारी से सब कुछ बताया था। मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और कहने लगा कि मैं वहाँ परदेश में सड़ता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा, किस लिए? तुम्हारे लिए। और तुम मेरे पिताजी का ख्याल ही नहीं रख सकी। उनके घर से निकालने के बाद भूल ही गई। काश मैंने तुमसे शादी न की होती, तुम्हारी बातों पर विश्वास न किया होता। जिस दिन तुमने पिताजी के बारे में कहा था कि वो घर ना आए, मैं कुछ दिन बाद तुम्हें पकड़कर तुम्हारे घर से तुम्हें निकाल देता तो अच्छा था। शायद आज मेरे पिताजी मेरे पास होते। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें खो दिया है। वो चेहरे पर हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उस पर हाथ उठा सकता हूँ, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मेरे बाप के साथ ऐसा कर सकती हो। क्या सोचा था और क्या हो गया था? मैं पिताजी को ढूंढता फिर रहा था, मगर पिताजी कहीं नहीं मिल रहे थे। हे भगवान, प्लीज़ मुझे एक बार मेरे पिताजी से मिला दे। आगे से कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं करूँगा, उन्हें अपने पास रखूँगा, कभी नज़रों से दूर नहीं जाने दूँगा। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मगर न जाने मेरी प्रार्थनाएं कब स्वीकार होने वाली थी। मुझे आज भी वो दिन पूरी शिद्दत से याद था जब सुप्रिया ने मुझे फ़ोन किया था और तेज़ तेज़ रोने लगी थी। मैंने उससे पूछा था क्या हुआ है। तब उसने कहा था कि लोग मेरे और तुम्हारे पिताजी के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अपने पिताजी को खुद कह दो कि वो घर ना आया करें। मैं गुस्से से खौल उठा था। उसके आंसू मेरे दिल पर लग गए थे। मैं उससे दूर था, उसे गले नहीं लगा सकता था, तसल्ली नहीं दे सकता था। मुझे पिताजी पर भी गुस्सा आया था। वो जानबूझकर लोगों को बातें करने का मौका दे रहे थे। मैंने फ़ौरन ही पिताजी को फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि आप घर ना आया करें। लोग आप पर और मेरी पत्नी पर तरह तरह की बातें बनाते हैं, आरोप लगाते हैं, और आप हैं कि इस बात का कोई असर ही नहीं लेते। मेरी पत्नी को चरित्रहीन मत बनाए। मैं बाहर आया हूँ, मर नहीं गया कि उसका चरित्र इस तरह से लोगों के सामने बुरा बना दिया जाए। आज के बाद आप घर में नहीं आएंगे। तब पिताजी ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया था। काश उस समय पिताजी मुझसे कुछ कह लेते, मुझे कुछ बता देते, सुप्रिया का सच बता देते, तो आज वो मेरे पास होते। मैंने पिताजी की खामोशी को उनका जुर्म समझा था, जबकि वो ना जाने किस वजह से चुप हो गए थे। मेरे दिल में बार बार पछतावे उठ रहे थे, मगर इनके मिटने की कोई सूरत नहीं मिल रही थी। मैं हर एक दरवाजे पर गया, लेकिन पिताजी कहीं नहीं मिले। दिल में डर था कि ना जाने पिताजी किस हाल में होंगे। आखिर एक दिन एक रिश्तेदार ने बताया कि शायद वो किसी के बाड़े में रहते हैं। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था, वो देखकर ज़मीन मेरे कदमों के नीचे निकल गई। मेरे पिताजी जानवरों का गोबर उठा रहे थे। उनके कपड़े गंदे थे, चेहरे पर पसीना और मिट्टी थी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं भागकर उनके पास गया और उनके पैरों में गिर गया। आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने ही बाप को घर से निकल जाने के लिए कह दिया। मैं इतना बेहिस न जाने कैसे हो गया। पिताजी ने मेरी तरफ देखा, चेहरे पर उदासी थी, मगर आंखों में अब भी प्यार था। वो बोले, बेटा तूने मुझे नहीं निकाला, हालात ने निकाला। मैंने रोते हुए कहा, नहीं पिताजी, कसूर मेरा है, सब मेरी पत्नी की बातों का असर था। पिताजी धीरे से बैठ गए और कहने लगे, सुन बेटा, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन दिल बहुत दुखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। पिताजी कहने लगे कि एक दिन तुम्हारी पत्नी ने मुझे कहा कि ससुर जी आप घर ना आया करें, लोग बातें करते हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो ज़िद करती रही। फिर मैंने तुम्हें फ़ोन किया ताकि समझाऊं, मगर तुमने गुस्से में कहा था कि पिताजी आप बाड़े में सो जाएं। बस वो दिन मेरे लिए आखिरी था। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और चुप कर गया। मैंने दिल में सोचा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। तुम्हारी पत्नी कभी कभार खाना भिजवा देती थी, मगर वो भी ऐसे जैसे किसी पर एहसान कर रही हो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप उस बाड़े में आ गया और जानवरों के में काम में लग गया ताकि किसी पर बोझ न बनूं। मैंने पिताजी की बातें सुनकर सर झुका लिया। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। पिताजी इस उम्र में आ गए थे कि आप खुद को औलाद पर बोझ समझने लगे थे। मैंने पिताजी के पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो,
मैं आपको लेकर घर जा रहा हूँ। पिताजी ने धीरे से कहा, बेटा मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। मैं उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। जब घर पहुंचे तो सुप्रिया आंगन में थी। पिताजी को देखकर वो शॉक्ड रह गई। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, देख लो ये है मेरे पिताजी जिन्हें तुमने घर से निकाला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो रोने लगी मगर मैं चुप रहा। पिताजी अंदर बैठे कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से बोले, बेटा गुस्सा कम करो। घर उसी वक्त टूटते हैं जब औरत या मर्द में धैर्य खत्म हो जाता है। मैंने पिताजी के पैरों में बैठकर वादा किया कि अब कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह मैंने सुप्रिया से कहा कि तुम पिताजी से माफ़ी मांगो। अगर तुमने आज ये ना किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। सुप्रिया रोते हुए पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पिताजी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी मैं तुझे माफ़ करता हूँ, बस आइंदा कभी बड़ों की बात का मजाक मत उड़ाना। घर का माहौल बदल गया। पिताजी दोबारा आंगन में बैठने लगे। मैं उनके साथ चाय पीता, बातें करता। वो समय मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने दिल में ठान लिया कि अब कभी गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं करूँगा, क्योंकि एक गुस्से ने मुझे मेरे पिताजी से 5 साल दूर कर दिया था। मैंने दिल से प्रार्थना की कि भगवान मेरे पिता को लंबी उम्र दे और मैं कभी इनका अनादर न करूं। अब मैं दुबई वापस आ चुका हूं, मगर हर दिन घर पर फ़ोन करता हूं। पत्नी के साथ साथ मैं पिताजी से भी बात करता हूं। इसके अलावा मैं मुकेश चाचा को भी हर हफ्ते घर में भेजता हूं, ताकि वहाँ के हालात का पता लगाकर मुझे अवगत कर सकें। मैंने सुप्रिया को माफ़ करके पिताजी को एक बार फिर से उसके सहारे पर छोड़ा है, मगर अब की बार मैं पिताजी से अचेत नहीं हुआ, बल्कि उनकी हर तरह से खबर लेता रहता हूँ, ताकि उन्हें और कोई तकलीफ़ न पहुँचे। ना ही मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रिया एक बार फिर से मेरे पिताजी को अपने जुल्म का निशाना बनाए। यहाँ पर दुबई में भी मैं अपना काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ पैसे जमा हो जाएं तो मैं वापस हिंदुस्तान जाकर अपना कोई काम शुरू करूँ और अपने पिताजी को अकेला ना छोड़ूँ। पिताजी की सेवा करना उनके बेटे का कर्तव्य है, ना कि उनकी बहू का। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।